नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 4, द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान। यशवंत और आनंदी राजस्थान के गांव में रहते हैं। Their school has assigned them a project to learn about craftsperson who work with metals. इनके स्कूल ने इन बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया है कि ये लोग जो क्राफ्ट पर्सन जो कि मेटल के साथ में काम करते हैं, धातु के साथ में जो कि काम करते हैं, उनके बारे में और जानें। They decide to visit the local ironsmith who practice this craft. इन्होंने फैसला करा कि ये इनके पास में एक लोहार है, उनके पास में जाएंगे। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट दियर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। यशवंत और आनंदी अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनके साथ में आएं। दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दिस आयरन स्मिथ मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज। ये जो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं ये जानने के लिए कि ये जो आयरन स्मिथ है, जो लोहार है, ये आखिर रोज़मर्रा के इस्तेमाल किए अलग अलग चीज़ों को कैसे बनाते हैं। They interact with an elderly craft person सुदर्शन अंकल। वहाँ पर ये लोग एक बूढ़े क्राफ्ट पर्सन से बात करते हैं, एक बूढ़े कारीगर से बात करते हैं, सुदर्शन अंकल जिनका नाम है। यशवंत, विच आइटम डू यू जनरली मेक। यशवंत जो है उनसे अंकल जी से पूछा है कि आप कौन से आइटम को, कौन सी चीज़ को आप बनाते हो। सुदर्शन जो अंकल हैं वो जवाब दे रहे हैं, जनरली वी मेक आइटम ऑफ डेली यूज़। आमतौर पर हम लोग रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनको बनाते हैं। सच एज फ्लैट पैन, जैसे कि तवा हो गया, बाल्टी हो गया, चिमटा हो गया, खेती बाड़ी के औजार हो गए जैसे कि फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, खुरपी हो गया, ये सब ये बनाते हैं। ठीक है ना। अब आनंदी सवाल पूछ रही है, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ, कि ये जो सारे सामान हैं ये किस मटेरियल के बनते हैं। सुदर्शन, तो जो सुदर्शन अंकल है वो जवाब देते हैं, वी यूज आयरन मेटल टू मेक दीज आइटम्स। इन आइटम्स को बनाने के लिए हम लोग आयरन मेटल, लोहे के धातु का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल वेर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी ज़रूरत होती है हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं हैंडल बनाने के लिए। एडिशनली, इसके साथ साथ वी यूज़ कोल इन आर फर्नेस टू हीट द आयरन। हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं अपने भट्टी में लोहे को गर्म करने के लिए। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस। जो सुदर्शन है वो फर्नेस में, अपनी भट्टी में एक लोहे के टुकड़े को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इट हैज़ बिकेम रेड हॉट। ये जो है एकदम लाल हो गया है। ही स्टार्टेड बीटिंग इट हार्ड विद अ हैमर। इन्होंने हथौड़े से जोर जोर से उसको पीटना शुरू कर दिया। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्ड। ये देख के जो आनंदी है ये बहुत ज़्यादा अमेज हो गई, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई और उसने पूछा, वाई आर यू बीटिंग इट, आप इसको पीट क्यों रहे हो सुदर्शन। तो सुदर्शन जवाब दे रहे, क्या कह रहे हैं, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। मैं इसको पीट रहा हूँ ताकि इसके शेप को कुल्हाड़ी के शेप में दे सकूँ मैं। आनंदी, वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटेड इनटू अ फ्लैट शेप, कैन वी डू दिस विथ अदर मेटल्स एज वेल। जो आनंदी वो कह रही है कि वाह, लोहे के टुकड़े को पीट कर हम लोग फ्लैट किसी भी शेप में दे सकते हैं, क्या बाकी धातु के साथ में भी ऐसा किया जा सकता है। यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चन। हो सकता है आपके मन में भी ऐसे कई सारे सवाल हों। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विद मेटल। चलिए हम लोग ये एक्सप्लोर करते, ये खोजते हैं कि हम लोग धातु के साथ में और क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला है मेरा 4.1 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेलिएबिलिटी। तो इसमें पहले हम लोग मेलिएबिलिटी को जानेंगे कि मेलिएबिलिटी क्या होता है। देखो, पहले मैं ऐसे रफली आपको समझा देता हूँ, फिर हम लोग इस एक्टिविटी को देखेंगे। देखो, मेलिएबिलिटी का मतलब ये है कि किसी चीज़ को क्या आप पीट कर
दूसरे शेप में बदल सकते हो। ठीक है, यही उसकी मेलेबिलिटी होती है। मेटल की मेलेबिलिटी मतलब ये है कि उसको क्या आप पीट के किसी दूसरे शेप में बदल सकते हो, ये उसकी मेलेबिलिटी हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन, कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर अ सुपरविजन ऑफ योर टीचर ऑन एन एडल्ट। अब यहाँ पे मेरे क्या हैं, इस एक्टिविटी के लिए पहले मैंने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। कलेक्ट सम वेस्ट पीस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम के कुछ वेस्ट जो पीसेस है उनको इकट्ठा करो। आयरन की जो कील है उसको ले लो, कोयले के टुकड़े को ले लो, और पी साइज लंप ऑफ सल्फर, सल्फर जो है उसका छोटा सा, बहुत छोटा सा मटर जितने शेप का एक टुकड़ा ले लो। एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड, और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो। रिकॉल द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस, जो चैप्टर था हमारा मटेरियल अराउंड अस क्लास 6 का, उसको फिर से रिकॉल करो और ऑब्जर्व करो इन सभी ऊपर ली हुई मटेरियल्स के अपीयरेंस को, कैसे दिख रहे हैं ये। आर दे लस्ट्रस, क्या ये लस्ट्रस मतलब क्या इनमें चमक है। ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट, ये भी नोट करो कि क्या ये हार्ड यानी सख्त हैं या फिर ये नरम है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1, और आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 4.1 में लिख लो। नाउ प्लेस ईच ऑफ दिस आइटम वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस एंड बीट दैम विद अ हैमर। क्या कह रहे हैं कि अब आपको किसी भी हार्ड सरफेस पे इन चीज़ों को एक एक करके रख देना है और फिर हैमर से यानी कि हथौड़े से उनको आपको क्या करना होगा, पीटना होगा। What does you think will happen? क्या लगता है आपको क्या होगा? Do the objects become slightly flattened or do they break into pieces? जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं क्या वो चपटे हो जाएंगे या फिर टुकड़ों में टूट जाएंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको आप टेबल 4.1 में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये है मेरी टेबल 4.1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे सेक्शन जो भी आपने लिए हुए हैं उनके नंबर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, देन यहाँ पे मेरे मटेरियल जो भी आपने लिए वो हैं। फिर आपको बताना है कि वो कैसे, लस्ट्रस मतलब उनमें चमक है या नहीं है, अगर चमक है तो लस्ट्रस, चमक नहीं तो नॉन लस्ट्रस। फिर वो छूने में कैसे हैं, सख्त हैं कि नरम है, ये आपको बताना है। और पीटने पे क्या वो फ्लैटेंड यानी कि सपाट हो रहे हैं, एकदम चपटे हो रहे हैं या फिर टुकड़ों में टूट जा रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आप कॉपर लेते हो तो कॉपर में मेरा क्या होता है, लस्टर होता है। क्या होता है, लस्टर होता है। तो यहाँ पे लिखोगे लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस, लस्ट्रस हो गया। अच्छा, कॉपर छूने में कैसा होता है, हार्ड होता है, सख्त होता है। तो यहाँ पे लिखोगे ऐसे हार्ड, HARD, हार्ड। ठीक है, और जब हम इसको हैमर से पीटते हैं तो ये क्या होता है, फ्लैटेंड होता है। क्या होता है, फ्लैटन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो टेबल है ना इसको भर लेना है। ठीक, चलिए एनालाइज टेबल 4.1। क्या कह रहा है कि टेबल 4.1 को आपको क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड हार्ड। क्या कह रहे हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, उन ऑब्जेक्ट्स को पहचानो जो कि मेरे कैसे हैं, दिखने में लस्ट्रस मतलब उनमें चमक है और हार्ड हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स मेड from copper, aluminium and iron are lustrous in appearance and are hard। आपने हो सकता है ये ऑब्जर्व करा हो कि जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन इन सब के बने हुए हैं, ये कैसे हैं, लस्ट्रस हैं दिखने में और साथ ही में हार्ड यानी कि सख्त हैं। लस्टर शोज बाय मेटल इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। जो लस्टर, जो चमक मेटल्स द्वारा दिखाई जाती है उस चमक को हम मेटेलिक लस्टर यानी कि धातु की चमक कहते हैं। ठीक है, मतलब जो चमक हमको मेटल्स में देखने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स। मेरे जो मटेरियल्स हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गए, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। क्या होते हैं ये, मेटल्स यानी कि धातु होते हैं। वेयर एज जबकि कोल, सल्फर एंड वुड आर नॉन लस्ट्रस। जबकि कोयला, सल्फर और लकड़ी ये मेरे नॉन लस्ट्रस हैं। एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल, और ये मेटल जितने सख्त नहीं हैं। आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड। क्या कह रहे हैं कि क्या सारे ही मेटल मेरे हार्ड और सॉलिड होते हैं, नॉट रियली, नहीं ऐसा नहीं है। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। कुछ मेटल जैसे कि मेरे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, ये इतने ज़्यादा नरम होते हैं कि इनको आप आराम से चाकू से काट सकते हो।
This is one metal, there is one metal mercury that is found in liquid state at room temperature. एक और धातु है जिसका नाम है मर्क्यूरी, वो हमको लिक्विड फॉर्म यानी तरल रूप में मिलता है रूम टेम्परेचर पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में वो कैसा रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। विच यू माइट हैव सीन इन थर्मामीटर, हो सकता है आपने उसको थर्मामीटर में देखा हो। तो थर्मामीटर के अंदर जो भरा नहीं रहता वो मेरी क्या होती है, मर्क्यूरी होती है, ठीक है। हालांकि अब मर्क्यूरी को रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि मर्क्यूरी मेरी ना डेंजरस होती है, ठीक। तो अब मर्क्यूरी जगह पे थर्मामीटर में कुछ और भरा जाता है। Recall the chapter temperature in its measurement from grade 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। क्या कह रहा है कि भाई जो चैप्टर है हमारा टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट क्लास 6 से क्यूरियोसिटी से, उसको रिकॉल करो, उसको फिर से याद करो। विच ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट ऑन बीटिंग विद अ हैमर। क्या कह रहे हैं कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स थे जिसके लिए आपने ये पाया कि आप उनको जब हथौड़े से पीट रहे हो तो वो कैसे हो जा रहे हैं, फ्लैट हो जा रहे हैं, चपटे हो जा रहे हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट सच एज पीस ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल एंड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम बिकम फ्लैट व्हेन बीटन। हो सकता है आपने ये ऑब्जर्व करा हो कि भाई मेरे कॉपर के पीस हो गए, लोहे की कीलें हो गई, एल्यूमिनियम के पीसेस हो गए, ये मेरे फ्लैट हो जा रहे हैं जब हम इनको क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। वेयर एज अदर ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स बिहेव डिफरेंटली, जबकि बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स और जो मटीरियल्स हैं वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटीरियल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेरे जो कोई भी मटेरियल है उसको पीट के हम उसको थिन शीट यानी पतली पतली शीट्स में उसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यही उसकी क्या कहलाती है, मेलिबिलिटी कहलाती है। तो मेलिबिलिटी क्या होता है, मेलिबिलिटी किसी भी मटेरियल की मेरी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं उसको पीटूं तो पीट के मैं उसको कैसा कर सकूं, फ्लैट कर सकूं, ठीक है, उसके थिन शीट्स बना सकूं। मोस्ट मेटल पोसेस दिस प्रॉपर्टी, ज़्यादातर मेटल्स में मेरी ये प्रॉपर्टी होती है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल शीट, क्या आप मेटल शीट का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये मेटल शीट का यूज़ बहुत जगहों पर होता है, जैसे कि आपके गाड़ियों में रिपेयर के लिए बाहर की कुछ बॉडी ख़राब हो जाती है ना, तो वो भी मेटल शीट के ही बन जाते हैं। दरवाजे में मेटल शीट लगता है, ठीक है। कोई शेडेड बना रहे हो आप, उसमें भी मेटल शीट्स लग जाएंगे। तो मेटल शीट्स हमारे कहाँ लग रहे हैं, बहुत जगहों पे लिख रहे हैं, सॉरी लग रहे हैं। You might have seen thin silver foil on some sweets and aluminium foil used for wrapping food items. हो सकता है आपने देखा हो सिल्वर फॉइल जो कि आपको कई मिठाइयों पर दिखाई दे जाएंगे, और एल्यूमिनियम फॉइल जिसका यूज़ हम खाने की चीज़ को रैप करने के लिए करते हैं। These are formed due to their malleability. ये बनते हैं उनकी malleability की वजह से। Gold and silver are the most malleable metals. गोल्ड और सिल्वर ये सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये बहुत ही ईजिली मेरे पीटने पर शीट्स में बदल जाते हैं। यही रीज़न है कि इसके जो गहने हैं बहुत ही अच्छे अच्छे बनते हैं। चलिए, अ पीस ऑफ कोल और अ लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर। जो मेरा कोयले का टुकड़ा हो गया और सल्फर का टुकड़ा ये बिहेवियर नहीं दिखाता। दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड आर सेड टू बी ब्रिटल। क्या कह रहा है कि भाई ये पीसेस में टूट जाते हैं और मेरे कैसे होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ब्रिटल मतलब ये है कि वो चीज़ें जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए अगर आप उसको किसी से पीटते हो तो। ऑन दी अदर हैंड वुड नीदर गेट्स फ्लैटेंड इनटू अ शीट नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेस। वहीं दूसरी तरफ जो लकड़ी है, जो वुड है, ना ही तो वो शीट की तरह पतली होती है और ना ही तो वो टुकड़ों में टूटती है। देयरफॉर वुड इज नीदर मेलिएबल नॉर ब्रिटल। इसीलिए जो लकड़ी है वो ना ही तो मेलिएबल होती है ना ही तो ये ब्रिटल होती है, ठीक है। होलिएस्ट लेंसेस द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो अब आगे हम लोग भारत की सभ्यता में, भारत के सभ्यता के विकास में लोहे का क्या इम्पैक्ट रहा है, इसको हम लोग जानेंगे। इन ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड यू लर्न अबाउट हड़प्पन्स। क्या कह रहे हैं कि भाई ग्रेड 6 क्लास 6 की जो सोशल साइंस की बुक थी हमारी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसमें आपने हड़प्पन के बारे में सीखा। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। इनको पता था कि कॉपर और गोल्ड जैसे मेटल्स का कैसे यूज करते हैं। दे यूज्ड
दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इन्होंने इस मेटल्स का, इन धातुओं का यूज़ करा कई सारी चीज़ें बनाने के लिए। फ्रॉम यूटेंसिल्स टू ज्वेलरी, गहनों से लेके बर्तन तक सब कुछ ये बनाते थे। However, you would hardly find any evidence of Harappan using a very prominent metal, iron, which you see a lot around you today. लेकिन मुश्किल से ही आपको हड़प्पन्स द्वारा लोहे के इस्तेमाल करने के सबूत मिलते हैं, जो कि आज खूब मात्रा में होता है जिसका इस्तेमाल। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वॉज यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई बहुत ही लंबा समय लगा, उसके बाद ही लोहे का इस्तेमाल रोज दिन के जो काम हैं उनमें होने लगा। However, लेकिन once the use of iron gained prominence in the times that followed, it contributed significantly to the progress of civilization in India. लेकिन एक बार जैसे ही आयरन जो लोहा है ये प्रसिद्ध हो गया, मतलब आने वाले समय में जैसे ये प्रसिद्ध हुआ है, तो उसने भारत के जो सभ्यता है उसके विकास में काफ़ी इसका योगदान रहा है। For instance, due to its strength, agriculture tools like plow made from iron were much superior to those used previously. उदाहरण के लिए अपनी स्ट्रेंथ के कारण जो एग्रीकल्चर टूल है, यानी कि खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले जो मेरे औजार हैं, जैसे कि मेरा हल हो गया, यह आयरन का बनने लग गया। क्यों? क्योंकि ये पहले के औजारों से क्या थे, बेहतर थे। What could be the potential reason that it is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? क्या कह रहे हैं कि भाई क्या मेरे कारण हो सकते हैं कि ये माना जाता है अक्सर आमतौर पर कि जो कॉपर है इसकी खोज आयरन से पहले हुई है। तो भाई इसके क्या कारण है? कारण यही है कि हमको बहुत ही पुराने टाइम के कॉपर और ब्रॉन्ज के बने हुए टूल्स तो मिलते हैं, बट हमको आयरन के बने हुए टूल्स उतने पुराने नहीं मिलते हैं। ठीक है ना? जहाँ पे भी हम देख रहे हैं हमको यही देखने को मिल रहा है कि भाई कहीं पे ब्रॉन्ज मेटल के टूल्स मिल रहे हैं, तो कहीं पे कॉपर के टूल्स मिल रहे हैं, बट आयरन के टूल्स हमको बहुत ही समय बाद मिलने शुरू हुए हैं, जिससे कि हम ये मानते हैं कि भाई जो ये कॉपर है इसकी खोज आयरन से पहले हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डक्टिलिटी। देखो डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी मेरी ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, मतलब कोई मटेरियल जिसको कि आप पतले पतले तारों में बना सकते हो, तो इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी मेरी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि आप उस मटेरियल को क्या कर सकते हो, तारों में बना सकते हो। ठीक है, मतलब पतले पतले तार आप उसके बना सकते हो। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर्स? क्या कह रहे हैं आप? मेटल वायर्स के यूज को कहाँ पे पाते हो? यू माइट हैव सीन वायर ऑफ मेटल लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रिक फिटिंग। क्या कह रहे हैं कि भाई हो सकता है आपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स के अंदर आपने कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स को हो सकता है देखा हो। ठीक है ना? सम ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल, नेकलेसेस, ईयरिंग एक्सेट्रा आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर्स। कुछ मेरे गहने जैसे कि कंगन हो गए, नेकलेस हो गया, कान की बालियां हो गई, ये भी मेरे किसके? मेटल यानी धातु के तारों के, मेटल के वायर्स के बने होते हैं। मेटल वायर्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शन इन वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार। क्या कह रहे हैं कि जो मेटल के वायर्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मेरे कई सारे जो संगीत यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो संगीत वादक होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें ये स्ट्रिंग्स यानी कि धागों के जगह पर ये लगे होते हैं, जैसे कि वीणा हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, गिटार हो गया। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिससे कि आप उसको वायर्स में क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ये कहलाती है डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पोजेस्ड बाय मेटल्स। ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की, ये मेनली मेटल्स द्वारा क्या की जाती है, पोजेस की जाती है। ठीक है ना? मतलब मुख्यतः धातुओं से आप क्या बना सकते हो, वायर ये सब बना सकते हो।
गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। क्या कह रहे हैं कि भाई जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, वो मेरा इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि मात्र 1 ग्राम सोने को आप 2 किलोमीटर लंबे तार में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सोचो 1 ग्राम सोने को, 1 ग्राम बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है ना। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल इनेबल फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस ट्री स्टेनर विथ मेटल वायर। ये जो चाय छानने वाली छन्नी है, इसके आप देख सकते हो मेटल वायर्स हैं कि नहीं है। तो ये जो छन्नी है ये मेटल्स के डक्टाइल नेचर की वजह से ही बन पाई है। अगर मेटल्स में मेरा डक्टाइल नेचर नहीं होता तो ये छन्नी भी हमारी नहीं बन पाती, ठीक है ना। हैव यू एवर सीन वायर ऑफ कोल और सल्फर? ऑब्वियसली नॉट, वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। क्या आपने कभी कोयले और सल्फर के तारों को देखा है? नहीं देखा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कोल और सल्फर ये मेरे डक्टाइल बिल्कुल भी नहीं होते। डू यू नो, क्या आपको पता है दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील अ मिक्सचर ऑफ मेटल आयरन एंड नॉन मेटल कार्बन वायर कैन सपोर्ट हैवी लोड्स। क्या आपको पता है कि जो रस्सियाँ मेरी स्टील, ठीक है, स्टील हो गया, स्टील मेरा क्या होता है भाई, स्टील मेरा आयरन कार्बन सबका मिक्सचर होता है ना। तो स्टील की मेरे जो रोप्स होते हैं, जो रस्सियाँ होती हैं, वो भारी से भारी वजन को क्या कर सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिज एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए इनका इस्तेमाल सस्पेंशन ब्रिज की रस्सियों में किया जाता है। साथ ही में जो क्रेन्स जो कि भारी भारी चीज़ें उठाती हैं, उसमें भी इसी का यूज़ करा जाता है, ठीक है। सोनोरिटी, देखो अगली प्रॉपर्टी मेरी क्या है, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या है, अगर आप किसी को ज़मीन पे गिरा रहे हो तो गिराने पे उसमें से क्या आवाज़ आ रही है, जैसे मेटल में से आवाज़ कैसी टन 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 ऐसी आती है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है ये। हैव यू एवर नोटिस द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल स्पून और अ मेटल प्लेट और अ मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर? क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी नोटिस करा है कि भाई क्या साउंड निकलता है जब कोई मेरी मेटल की चम्मच, मेटल की प्लेट या मेटल का सिक्का ज़मीन पर गिरता है? How is it different from the sound produced when a piece of coal wood is dropped on the floor? और ये साउंड मेरे जब कोई कोयला, लकड़ी ज़मीन पे गिर जाते हैं तो इसके साउंड से कैसे अलग है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो हमारी एक्टिविटी है 4.2, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलो इसको कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे बच्चा कुछ कह रहा है, इसकी बात सुन लेते हैं। आई यूज़ द डिफरेंस इन साउंड व्हेन माई स्टिक्स हिट वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा आप देख सकते हो चश्मा लगाए देख नहीं सकता, सी सी बात है। तो बच्चा कह रहा है कि मैं ये जो लकड़ी की डंडी है इसकी आवाज़ से पता लगाता हूँ कि मेरे आसपास मतलब कौन सी चीज़ है, वुड है कि मेटल है। ये मुझको रास्ता दिखाने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, बी केयरफुल वाइल ड्रॉपिंग दी ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए क्या क्या मतलब हमको चाहिए होगा, तो वो सब है, टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें लो, जैसे कि मेटल की स्पून ले लो, सिक्का ले लो, कोयला ले लो, लकड़ी का कोई पीस ले लो, ठीक है। एक एक करके इन चीज़ों को कुछ एक निर्धारित ऊंचाई से गिराइए। क्या आपने इनके आवाज़ में कोई चेंज नोटिस करा? क्या आपको कोई डिफरेंस इनकी आवाज़ में नज़र आया? You would have observed that metal spoons and metal coins produce a ringing sound. हो सकता है आपने ये नोटिस करा हो, आपने ये नोटिस करा ही होगा कि जो मेटल स्पून और जो मेटल कॉइन्स हैं ये गिरने पे रिंगिंग साउंड बना रहे हैं। कोल एंड वुड ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड। जबकि जो कोयला और जो लकड़ी जब इसको ज़मीन पे गिरा रहे हैं तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी डल सी आ रही है, ठीक है। रिंगिंग मतलब ऐसे ऐसे डन कुछ देर रुकने वाले, और डल आवाज़ मतलब ऐसे गिर के भद, बस खत्म। This property of metal that enable them to produce a ringing sound is called sonority. ये जो प्रॉपर्टी होती है मेरे मेटल की जिसकी वजह से वो गिरने पे रिंगिंग साउंड बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं सोनोरिटी, ठीक है। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनरस इन नेचर। और ये कहा जाता है कि जो मेरे मेटल्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं, ठीक है। ओ द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरू इज ऑल्सो ड्यू टू सोनोरिटी ऑफ मेटल। ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि भाई घुंघरू से ये जो मेरी रिंगिंग साउंड आ रही है ये भी मेटल की सोनोरिटी की वजह से ही है। नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ स्कूल बेल इज ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल।
बच्ची क्या कह रही कि अब मुझको समझ में आया कि जो रिंगिंग साउंड आती है, जो बजने की टन 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 की आवाज़ आती है स्कूल की घंटी से, वो सोनरिटी की वैसे ही होती है। ठीक है। कंडक्शन ऑफ हीट। हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल्स यूज फॉर कुकिंग इन किचन। क्या रसोई घर के अंदर जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए, क्या आपने कभी उनको ऑब्जर्व करा है? यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द वेसल्स यूज फॉर हीटिंग आर मेड ऑफ मेटल। हो सकता है आपने नोटिस करा हो कि जो बर्तन मेरे गर्म करने के लिए, खाने को गर्म करने के लिए या फिर खाने को बनाने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, ये मेरे किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। क्या कह रहे हैं कि क्या आप कुछ धातुओं का नाम बता सकते हो जिनका इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? स्टील हो गया, इसका यूज़ होता है। ठीक है। साथ ही में स्टील के अलावा आपको आयरन, लोहे के तवे अवे ये सब भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो कई सारे मेटल्स होते हैं जिनसे हमारे बर्तन बनते हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। क्या आपको पता है कि इन मेटल्स को क्यों यूज़ किया जा रहा है इस पर्पस के लिए? तो क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि जो मेरा मेटल होता है, जो मेरा धातु होता है, वो हीट का यानी कि गर्मी का बहुत ही अच्छा क्या होता है? सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। हीट बहुत ही अच्छे से मेटल से मेरी पास होती है, जिससे कि खाना हमारा अच्छे से बन पाता है। ठीक है। एक्टिविटी 4.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है कि भाई आपको किसी के सुपरविजन में ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको करना होगा। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको एक कांच की गिलास लेनी है, टेबल पे रख देनी है, गर्म पानी से, मतलब उसमें गर्म पानी भर दो, एक मेटल की चम्मच लो और एक लकड़ी की चम्मच लो, जिनका साइज़ क्या हो, जिनका साइज़ और मोटाई एक सी हो। दोनों को इस गर्म पानी में एक साथ डाल दो, कुछ देर के लिए, उसे कुछ मिनट के लिए ऐसे छोड़ दो। अब ध्यान से आप ऊपर का जो हिस्सा है दोनों ही चम्मचों का, उसको छुओ। ठीक है। तो जब आप मेटल वाली चम्मच को छुओगे ना, तो ये आपको यहाँ से गर्म मिलेगी, जबकि लकड़ी वाली उतनी गर्म नहीं मिलेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो मेटल है, जो मेरा धातु है, ये क्या होता है? हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है। सम डिस्कशन पॉइंट्स। विच ऑफ द स्पून गेट हॉटर। कौन सी चम्मच मेरी गर्म होगी? तो चम्मच कौन सी? मेटल वाली मेरी गर्म रहेगी, लकड़ी वाली ठंडी रहेगी। What does this experiment tell us about heat transfer along two spoons? दोनों चम्मचों में जो ये हीट ट्रांसफर हुई है, इसके बारे में ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या बता रहा है? तो यही बता रहा है कि मेटल में हीट अच्छे से पास होती है, जो मेटल है हीट का अच्छा कंडक्टर है, जबकि मेरा वुड उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। You may have noticed that metal spoon is hotter to touch than the wooden spoon. हो सकता है आपने नोटिस करा हो कि जो मेटल की चम्मच है वो मेरी लकड़ी की चम्मच की तुलना में ज़्यादा गर्म है छूने पर। Even though both spoons are immersed in water of the same temperature and for the same time. वैसे तो दोनों ही चम्मचों को सेम समय यानी एक ही समय में एक ही तापमान के पानी में डाला गया था, पर तब भी मेटल मेरी ज़्यादा गर्म है कि नहीं? This shows that the heat transfer through metal spoons making it hotter. In contrast, the wood spoon transfer heat properly. हमको ये दर्शाता है कि जो हीट है वो मेटल स्पून में काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, जबकि जो लकड़ी की चम्मच है उसमें हीट बहुत ही पोरली, बहुत ही ख़राब तरीके से ट्रांसफ़र होती है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ द मटेरियल is called conduction and the material that transfer heat are called conductors. क्या कह रहे हैं कि ऐसे केसेस में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है मेरी एक पॉइंट से दूसरे मटेरियल में, किसी एक चीज़ से दूसरे मटेरियल में, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है। और जिन मटेरियल से ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है। मतलब जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक पॉइंट से दूसरे किसी बर्तन में, किसी दूसरी चीज़ में, वो है कंडक्शन, और जिन चीज़ों में हो रही है उसको बोलते हैं कंडक्टर। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के आधार से वन कैन से, हम कह सकते हैं दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, की जो धातु होता है वो मेरे गर्मी का अच्छा क्या होता है? सुचालक होता है।
वेयर एज वुड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि जो वुड है, जो लकड़ी है, ये मेरे हीट का अच्छा सुचालक नहीं है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वाई मोस्टली मेटल वेसल्स आर यूज फॉर कुकिंग। तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि क्यों धातु के बने हुए जो मेरे बर्तन हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर खाना बनाने के लिए। एंड देयर हैंडल्स आर मेड विद वुड और अदर मटेरियल्स, और इनके जो हैंडल हैं वो लकड़ी और बाकी सामान के बने होते हैं जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करते। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर। आप इस चीज़ के बारे में हीट ट्रांसफर इन नेचर करके एक चैप्टर होने वाला है, उसमें आप और सीखोगे। ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों अभी ऊपर हम लोगों ने कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Have you ever seen an electrician using a screwdriver? क्या आपने कभी किसी इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर यूज करते हुए देखा है? What type of material is used for making its handle? उसके हैंडल को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? तो उसका जो हैंडल होता है, स्क्रू ड्राइवर का हैंडल, वो रबर या प्लास्टिक का बनता है। ठीक है। You may have also noticed the electrician wearing rubber gloves and shoes while working. आपने हो सकता है ये भी नोटिस करा हो कि जो बिजली वाला है ये रबर के ग्लव्स और जूते पहनता है जब वो काम कर रहा होता है तब। What can be the reason for this? इसका रीज़न, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण ये है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मेरी ये बिजली है, ये मेरी मेटल से काफ़ी आसानी से क्या होती है, पास हो जाती है। ठीक है। जबकि ये मेरी रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई, इन सब से पास नहीं होती। ठीक है। डिज़ाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट को डिज़ाइन करिए। लाइक दी टेस्टर सर्किट इन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स। जैसे ये आपको एक टेस्टर सर्किट बनाना होगा, जैसा कि आपने सीखा है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स चैप्टर में। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग दी मटेरियल्स लिस्टेड बिलो। नीचे दिए हुए जो मटेरियल्स हैं इनका यूज़ करके आपको इस एक्टिविटी को क्या करना है, रिपीट करना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। और आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 4.2 में लिख दो। यू मे कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स सच एज अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, एन आयरन नेल, अ लंप ऑफ सल्फर पी साइज, अ कॉपर वायर, अ पीस ऑफ कोल, a piece of dry wood, a stone, an eraser made of rubber and a piece of nylon rope। क्या कह रहे हैं? इस एक्टिविटी के लिए आपको एल्यूमिनियम फॉयल हो गई, आयरन यानी लोहे की कील हो गई, ठीक है, सल्फर का छोटा सा टुकड़ा हो गया, कॉपर का तार हो गया, कोयले का पीस, कोयले का टुकड़ा हो गया, सूखी हुई लकड़ी का टुकड़ा हो गया, पत्थर का टुकड़ा हो गया, रबर जो कि इरेजर जो कि मेरे रबर की बनती है वो ले लो, और एक नायलॉन रोप ले लो। ठीक है। तो पहले इसमें प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं? विच ऑफ दीज कुड मेक द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो एंड विच कुड नॉट। इनमें से कौन सी चीज़ हैं जो कि टेस्टर के बल्ब को चमकाएंगी और कौन सी नहीं चमकाएंगी। तो जो चीज़ें मेरी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होने वाली हैं वही चमकाएंगी, बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर नहीं है वो नहीं चमकाने वाली। ठीक है। ये मेरी टेबल दी हुई, इसमें आपको आंसर लिखना होगा। तो देखो दोस्तों, मेरा आयरन नेल जो होता है ये बल्ब को चमकाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का अच्छा क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा मेरा कंडक्टर होता है। लंप ऑफ सल्फर नहीं चमकाएगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर मेक द बल्ब ग्लो, वेयर एज सल्फर, कोल, wood, stone, eraser and nylon rope could not make it glow। आपने हो सकता है ऑब्जर्व करा हो कि जो चीज़ें मेरी एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर इन सब की बनी हुई थी, इनको लगाने पे बल्ब मेरा चमका, जबकि आपने जब इनकी जगह पर लकड़ी, पत्थर, रबर, नायलॉन की रस्सी, सल्फर, कोयला इस सब को लगाया तो बल्ब मेरा नहीं जला। Do you see any pattern in the glowing of bulb when using different materials in activity 4.4? क्या आपने कोई पैटर्न, बल्ब के चमकने में कोई पैटर्न देखा? तो भाई बिल्कुल देखा होगा। वो पैटर्न ये है कि जब हम मेटल्स को, धातुओं को हमारे सर्किट में लगा रहे हैं तो मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन अगर हम नॉन मेटल को, ऐसी चीज़ जो कि मेटल यानी धातु की नहीं बनी है, उनको हम सर्किट में लगा रहे हैं तो मेरा
बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चल गई कि जो मेरे मेटल होते हैं, जो मेरे धातु होते हैं, ये बिजली के क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल मटेरियल्स दैट मेक दी बल्ब ग्लो आर मेटल्स। ये ऑब्जर्व करा गया कि सारे ही मटेरियल्स जो कि बल्ब को ग्लो कर रहे हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है। मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल्स जिनमें बिजली अच्छे से पार हो पाती है, अच्छे से बह पाती है, उन मटेरियल्स को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का गुड कंडक्टर यानी अच्छा क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। In contrast, material that prevent the bulb from glowing by not allowing electricity to pass through them are called poor conductor of electricity। वहीं दूसरी तरफ वो मटेरियल जिससे कि बिजली अच्छे से पार नहीं हो पाती है, बल्ब नहीं ग्लो कर पा रहा क्योंकि बिजली अच्छे से पार नहीं हो पा रही है, तो इन मटेरियल्स को हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। So now we can understand that the plastic covering on the screwdriver and rubber gloves protect the electrician from electric shock because these materials are poor conductor of electricity। तो अब हमें ये समझ में आया कि जो प्लास्टिक कवरिंग होती है मेरी स्क्रू ड्राइवर के ऊपर और रबर के जो ग्लव्स होते हैं, ये बिजली का काम जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको बिजली के झटके से बचाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो मटेरियल्स हैं ये मेरे बिजली के क्या होते हैं, बहुत ही खराब कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। वी लर्न दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, लस्ट्रस, malleable, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये सीखा कि जो मेटल्स होते हैं ये मेरे आमतौर पर कैसे होते हैं, हार्ड, सख्त होते हैं, लस्ट्रस, इनमें चमक होती है, ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, साथ ही में हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। चलिए अब हम ये सीखते हैं कि जो मेरे मेटल्स हैं वो मेरे एयर और वाटर की मौजूदगी में कैसे बिहेव करते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। आयरन, तो एयर और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है मेटल्स पर, वो हम लोग देखेंगे। यू वुड हैव ऑफन नोटिस दैट आयरन ऑब्जेक्ट्स डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स व्हेन लेफ्ट इन दी ओपन फॉर अ फ्यू डेज। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हम लोग आयरन ऑब्जेक्ट्स, लोहे की चीज़ों को ओपन में ऐसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो ब्राउन कलर की कुछ उस पर चीज़ें जम जाती हैं। In which condition would an iron object develop brown deposit? क्या कह रहा है कि भाई कौन सी कंडीशंस में आयरन, लोहे के ऊपर ब्राउन कलर की चीज जम जाएगी। When it come into contact with dry air only, जब ये सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर के संपर्क में आएगा। When it comes into the contact with water only, जब ये सिर्फ और सिर्फ पानी के संपर्क में आएगा। When it's come in contact with both air and water, और जब ये दोनों ही एयर और वाटर दोनों के ही कांटेक्ट में आएगा तब। तो जब ये दोनों के ही कांटेक्ट में आता है ना दोस्तों, तब हमारी आयरन के ऊपर रस्ट यानी कि जंग लग जाती है। ठीक है ना। तो जो ब्राउन डिपॉजिट, जो बुरी बुरी चीज़ जमा हो रही है, वो कब जमा होगी, जब मेरा आयरन एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर एक्सपेरिमेंट टाइप का किया जा रहा है कुछ। ठीक है, इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो चलो भाई हम लोग भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स, कह रहे हैं कुछ चमकते हुए आपको कीले ले लेनी है। इफ़ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल, make sure to remove brown deposit from their surface by scrubbing them with the help of a small piece of sandpaper। अगर आप किसी पुरानी कील का यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर जो पहले से ही जमा हुआ ब्राउन कलर का जो डिपॉजिट है, जो जंग है, उसको आपको क्या करना है, साफ कर देना है। ठीक है। टेक 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल और टेस्ट ट्यूब विद टाइट फिटिंग कैप और स्टॉपर, लेबल देम ABC। 3 आपको सूखी कांच की बोतलें लेनी है, टेस्ट ट्यूब ले लो जिसके ऊपर क्या हो,
कैप हो, ठीक है, मतलब ढक्कन हो लगाने के लिए, और उसको ABC नाम दे दो। टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल विथ थ्रेड। 3 कीले लो और उनको क्या करो, धागे से बांध दो। प्लेस 1 आयरन नेल and some silica gel in the glass bottle A and tighten the cap or stopper. Figure 4.4a. Silica gel make the air dry. It is the substance that is used in small pouches in some medicine bottle, water bottles, shoe boxes etc. to keep them dry. क्या कह रहे हैं कि भाई आप आयरन नेल को जो लोहे की आपने कील ली है उसको ए वाले में रखो, साथ ही में कुछ सिलिका जेल भी रख दो, ठीक है, और उसके कैप को कस करके बंद कर दो। जो सिलिका जेल है इससे क्या होगा, जो एयर है वो मेरी ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, ठीक है। सिलिका जेल ये मेरा वही सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल जो दवाइयों की बोतल होती है, पानी की बोतलें हो गई, जूतों के डब्बे हो गए, उसमें करा जाता है ताकि वो कैसे रहें, ड्राई रहें, ठीक है। प्लेस 1 आयरन नेल इन अ ग्लास बॉटल बी। ग्लास बॉटल बी में आपको क्या करना है, एक कील को रखना है। पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। एकदम से उबाला हुआ, मतलब ताज़ा ताज़ा उबाला हुआ और ठंडा पानी उसमें डाल दो, जिससे कि क्या होगा कि जो भी एयर डिजॉल्व होती है ना वाटर के अंदर, वो सब की सब चली जाएगी। अनटिल इनटू इट अनटिल द आयरन नेल इज कंप्लीटली डिप्ड इन इट। आपको तब तक पानी डालना है जब तक जो लोहे की कील है वो इसमें डूब नहीं जाती। नाउ पोर सम ऑयल टू फॉर्म अ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। अब आपको क्या करना है, कुछ तेल को डालना है जिससे कि पानी के ऊपर एक लेयर जम जाए, किसकी, तेल की, ठीक है। द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर। जो ये सतह कह रहा हूँ, जो ये परत आपने बना दी है, मतलब जो ये परत तेल की जमा हो गई है पानी के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर, इससे क्या होगा कि इससे और जो हवा है वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है। कैप द ग्लास बॉटल टाइटली, और जो बॉटल उसको टाइटली बंद कर दो। प्लेस 1 आयरन नेल इन ग्लास बॉटल सी। आपको एक आयरन नेल को ग्लास बॉटल सी में डाल देना है। पोर सम वाटर सो द आयरन नेल इज पार्शियली ड्रिप। पानी डालो ऐसे कि जो ये कील है ये आधी मेरी या थोड़ी ही मेरी डूबी रही पानी में। कीप दिस ग्लास बॉटल अनस्टॉप्ड। ये जो ग्लास बॉटल है इस पर ढक्कन करने मत लगाना। दिस अलाउ द आयरन नेल टू कम इनटू कांटेक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर। इससे जो आयरन नेल है, जो कील है, ये मेरी पानी और हवा दोनों के संपर्क में रहेगी। एज शोन इन फिगर 4.4c, जैसे कि फिगर 4.4c में आप देख सकते हो। Place all the glass bottle undisturbed at a room temperature and observe the change for 8 to 10 days। क्या कह रहे हैं कि आपको जो ग्लास बॉटल्स हैं इनको अनडिस्टर्ब रूम टेम्परेचर पर रख देना है, ठीक है, और 8 से 10 दिन बाद इसमें क्या चेंज है इसको ऑब्जर्व करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। टेबल 4.3 में आपको जो भी आपने ऑब्जर्वेशन करी है वो लिखनी होगी, ठीक है। तो ये मेरी टेबल है, ये एक्सपेरिमेंट करना और जो भी इसका रिजल्ट हो लिख देना, ठीक है। तो देखो ए वाले के अंदर हमने क्या करा था, ए वाले के अंदर हमने क्या क्या डाला था, ए वाले के अंदर हमने वो क्या बोलते हैं, जो कील है उसको पूरा पानी में डुबा दिया था, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर जो ए में, सॉरी, ए वाले के अंदर हमने पानी डाला नहीं था, ए वाले के अंदर हमने वो सिलिका जेल डाला था, ठीक है। तो ए वाले के अंदर पानी नो है, ठीक है, और एयर यस है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि कोई भी रस्ट फॉर्म नहीं होगा, नो ब्राउन डिपॉजिट इज शोन, मतलब कैन बी सीन ऑन द टॉप ऑफ नेल, ठीक है, ये रहने वाला है। बी वाले के अंदर क्या है कि भाई हमने पानी भर दिया एकदम ऊपर तक, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर तो है, वाटर में यस कर लो और एयर में नो कर लो, क्यों, क्योंकि हमने तेल डाल दिया ना। अब तेल डाल दिया तो एयर के संपर्क में तो आ नहीं पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको ब्राउन डिपॉजिट नहीं दिखने वाला, बट सी वाले में एयर भी है और वाटर भी है कि नहीं, वाटर भी है एयर भी है, दोनों ही है, और आपको इसमें ब्राउन कलर का डिपॉजिट कील के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या कंक्लूड कर पाए, कौन से निष्कर्ष पर पहुंच पाए। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड कर पाए दोस्तों कि जो रस्ट है यानी कि जो जंग है, ये ब्राउन डिपॉजिट है, ये आयरन पे तभी आता है जब वाटर और एयर दोनों के संपर्क में आए तब, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व इन
it is observed in glass bottle A and B that iron nail do not show any brown deposit. A और B दोनों ग्लास बॉटल में ऑब्जर्व किया गया कि भाई जो लोहे की कील आपने डाली थी उस पर कोई भी ब्राउन डिपॉजिट नहीं इकट्ठा हुआ. व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या इंडिकेट कर रही है? दिस इंडिकेट्स दैट ब्राउन डिपॉजिट और डिस्कलरेशन ऑन द आयरन नेल डू नॉट डेवलप व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इन ड्राई एयर अलोन वाटर अलोन बॉटल ए और वाटर अलोन बॉटल बी. क्या है इसका मतलब? ये है कि जो आयरन नेल है, जो ये लोहे की कील है, इसमें कोई भी ब्राउन डिपॉजिट या इसका कलर चेंज नहीं हुआ जब आपने इसको बॉटल ए और बॉटल बी में रखा. बॉटल ए में सिर्फ एयर थी, बॉटल बी में सिर्फ और सिर्फ क्या था? पानी था. हाउएवर इन ग्लास बॉटल सी द आयरन नेल शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट. लेकिन ग्लास बॉटल सी में जो आयरन नेल है, जो लोहे की कील है, उस पर हमको ब्राउन डिपॉजिट देखने को मिला. This indicates that the presence of both water and air is essential for these deposits to develop. ये इंडिकेट करता है कि दोनों ही पानी और हवा दोनों की ही मौजूदगी होनी ज़रूरी है, तभी ये जो डिपॉजिट है ये मेरा डेवलप होता है. ठीक है, मतलब जो ये चीज़ है ये जमती है. Thus, moist air is responsible for the development of brown deposit on objects made of iron. इसीलिए लोहे से बनी हुई चीज़ों पर जो ये ब्राउन डिपॉजिट यानी भूरे रंग की जो ये चीज़ जमा हो रही है, ये किस वजह से जमा हो रही है? मॉइस्ट एयर की वजह से, नम हवा की वजह से. ठीक है, लोहे की चीज़ों पर ये जो भूरे रंग की डिपॉजिट जमा हो रही है ये नम हवा की वजह से. दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट. ये जो ब्राउन डिपॉजिट है, ये जो भूरे रंग की जमा चीज़ है, इसको हम कहते हैं रस्ट यानी कि जंग. The process of formation of rust on objects made of iron is called rusting. जो प्रक्रिया होती है मेरी इस रस्ट यानी जंग की किसी ऑब्जेक्ट जो कि मेरा आयरन का है उसके ऊपर जमने की, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग. क्या बोलते हैं? रस्टिंग. ठीक है. Many other metals also exhibit discoloration when kept open in the atmosphere. कई और मेटल जो हैं उनके कलर में मेरा चेंज आता है जब हम उसको खुले वातावरण में रखते हैं. Have you noticed the formation of a green coating on the surface of copper object or a black coating on the surface of silver object? क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी नोटिस करा है कि कॉपर के जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ग्रीन रंग की यानी हरे रंग की परत जम जाती है और जो चांदी की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर काले रंग की परत जम जाती है. ग्रेजुअल डिटेरिएशन ऑफ मेटल सरफेस कॉज्ड बाय एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस इज नोन एज कोरोजन. क्या कह रहे हैं कि भाई इसके अलावा साथ ही में क्या होते हैं कि जो मेरे मेटल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? वो धीरे धीरे मेरी घटती जाती है, धीरे धीरे उसकी क्वालिटी घटती जाती है, धीरे धीरे वो भी क्या होती है? कटती जाती है. किसकी वजह से होता है? ये हवा, पानी और बाकी सब्सटेंसेस की वजह से होता है और इसको हम लोग बोलते हैं करोजन. क्या बोलते हैं? करोजन. ठीक है. करोजन का मतलब क्या होता है? गलना या कटना. ठीक है. Do you know that rusting of iron is a serious problem in our country? क्या आपको पता है कि हमारे देश में लोहे पर जंग लगना बहुत ही सीरियस समस्या है. Every year, हर वर्ष an enormous amount of money spent to replace or repair iron structure damaged due to rusting. बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है जो लोहे की जो स्ट्रक्चर है, लोहे के जो ढांचे हैं उनको बदलने के लिए, जो कि ख़राब हो गए हैं जंग लगने की वजह से. The rusting of iron can be prevented by several methods such as painting, oiling, greasing and applying a protective layer of zinc metal on iron galvanization. क्या कह रहे हैं कि ये जो लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया है इसको कई चीज़ों से, कई तरीक़ों से रोका जा सकता है. जैसे कि इसके ऊपर आप पुताई कर दीजिए, तेल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए या फिर प्रोटेक्टिव लेयर, जिंक मेटल की प्रोटेक्टिव लेयर आयरन के ऊपर लगा दो, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. ठीक है. जिंक मेटल की एक परत को लगा दिया जाता है लोहे के ऊपर, जिससे कि मेरा लोहा जो है बचा रहता है. वी विल लर्न अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स. इसके बारे में हम लोग ऊंचे ग्रेड्स में और पढ़ेंगे. फैसिनेटिंग फैक्ट, द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी. The iron pillar of Delhi was made in the time of Chandragupta Dutiya more than 1600 years ago. जो दिल्ली का लोहे का स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बनाया गया था, जो कि 1600 साल पहले है.
पहले था, सॉरी। इट वॉज अबाउट 8 मीटर्स हाई, ये 8 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 6000 किलोग्राम का है। इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि ये बना तो लोहे का है, लेकिन लोहे के बने होने के बावजूद इतने ज़्यादा सालों से हवा, बारिश और बुरा मौसम झेलने के बावजूद मुश्किल से ही इसके ऊपर कोई जंग जो है वो लग पाई है। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये है कि ये इतने सालों से लगे होने के बावजूद उस पर जंग नहीं लग पाई, ये रस्ट फ्री रहा है। दिस टेल अस अबाउट द स्किल दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये हमको बताता है कि भारत की मेटल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या कमाल की स्किल्स हमारी डेवलप्ड हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, चलिए, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। तो अब हम लोग एयर और वाटर के जो इफेक्ट है बाकी मेटल्स पर उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्टिविटी के थ्रू बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करा है, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को क्या करा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम की एक रिबन पट्टी ले लेनी है। ठीक है, इस पट्टी को बढ़िया से आप चमका दो। ठीक, उसके बाद उसको चिमटे से पकड़ कर आग के ऊपर रखो या किसी चीज़ के ऊपर रखो जिसमें आग लग रही हो, उसको जलने दो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इसमें सफ़ेद रंग की बहुत तेज से क्या है, ऐसी रोशनी निकलने लगेगी। ठीक है ना, सफ़ेद रंग की रोशनी निकलने लगेगी और साथ ही में नीचे सफ़ेद रंग का पाउडर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, ये जो पाउडर है ये क्या है, मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्यों बना है, क्योंकि जलते हुए मैग्नीशियम ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वार्म वाटर टू दिस वाइट पाउडर। इस वाइट पाउडर में थोड़ा सा गर्म पानी डालो, मिलाओ और फिर इसका नेचर चेक करो। ठीक, नेचर जो कि हमने एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल वाले में सीखा था ना, वैसे ही आपको लिटमस पेपर बाकी सब्सटेंस का नेचर चेक करना होगा। ठीक है, तो इसका आप क्या करोगे, ऐसे चेक करोगे। अच्छा, यहाँ पे देखो यही हो रहा है। ठीक, तो इन्होंने जैसे ही लिटमस पेपर पर इसके कुछ ड्रॉप्स डाले तो लाल वाला लिटमस पेपर मेरा क्या बन गया, ब्लू बन गया। ठीक है, मतलब इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है बेसिक। कैसा है, बेसिक। ठीक है, अगर नीला लाल बनता तो एसिडिक, और अगर लाल वाला नीला बन रहा है तो इसका नेचर क्या हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। व्हाट इफेक्ट डज दिस सॉल्यूशन हैव, क्या था इसका क्या इफेक्ट था इसका, तो इसका यही है कि भाई जो लाल लिटमस पेपर है ब्लू हो गया, तो ये मेरा क्या है, बेसिक है नेचर में। ठीक है ना, चलिए, वी विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन चैप्टर चेंज अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग है इसको हम लोग चेंज अराउंड अस फिजिकल और केमिकल वाला ये जो चैप्टर है इसमें और पढ़ेंगे। Do you know that sodium is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water? क्या कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि सोडियम मेरा एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा धातु है जिसको कि कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में इसको स्टोर करा जाता है, क्योंकि ये पानी और ऑक्सीजन के साथ में बहुत तेज रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने पे बहुत ज़्यादा ये गर्मी पैदा करता है। ठीक है, a lot of heat is generated in this reaction. Storing sodium in kerosene prevent its exposure to moisture. सोडियम को मिट्टी के तेल में स्टोर करने से नमी से इसका जो एक्सपोजर है वो नहीं होता। ठीक है, नमी और हवा के संपर्क में नहीं आता है। ठीक, जैसे कि जिसकी वजह से ये मेरा रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, क्या आप इसके ऑक्साइड के नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो भाई अगर सोडियम ऑक्साइड हो आपके पास में तो उसका नेचर चेक कर लो। ठीक है, वही सेम चीज़ करके चलो। सब्सटेंस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल इन एयर एंड वाटर। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मेरे मेटल से अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या लेना है, तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि आप बहुत कम मात्रा में सल्फर का पाउडर ले लो। ठीक है, एक डिग्रेटेड स्पून में। ठीक, डिग्रेटेड स्पून क्या होती है, ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करी जाती है। ठीक है, इसको आप खुद से भी बना सकते हो, बहुत ही ईजी होता है इसको बनाना। कोई भी क्या बोलते हैं,
कोई भी बोतल का ढक्कन वक्कन लो, वो जो सिरप नहीं होता उसकी बोतल का ढक्कन लो, उसमें से तार बांध लो, ये आपकी डेकोरेटेड स्पून बन गई। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि आपको डेकोरेटेड स्पून के अंदर थोड़ा सा आपको पाउडर लेना है, किसका, सल्फर का। ठीक है। अगर डेकोरेटेड स्पून नहीं है तो खुद से बना सकते हो, इसमें दिया भी हुआ है। इसको फ्लेम पर, आग पर गर्म करो, एंड एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, और जैसे ही सल्फर जलना शुरू हो रहा है, इंट्रोड्यूस द डेकोरेटेड स्पून इनटू अ ग्लास जार और अ ग्लास टम्बलर। तो आपको ये जो डेकोरेटेड स्पून है इसको तुरंत एक ग्लास जार के अंदर रख देना है। ग्लास जार को आपको उस पर क्या ढक्कन लगा देना है, जिससे कि जो गैस है वो मेरी बाहर ना निकले, अंदर ही रहे उसके। ठीक है। अब ढक्कन को आपको 3 से 4 मिनट बाद हटाना है। टेक आउट द डेकोरेटेड स्पून, डेकोरेटेड स्पून को बाहर निकालो। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द जार, जार के अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में पानी डालो। क्विकली प्लेस द लिड बैक एंड शेक इट सो द गैस डिजॉल्व। थोड़ी मात्रा में पानी डालने के बाद में फिर से ढक्कन लगाओ और उसको अच्छे से हिला लो, जिससे कि जो ये गैस है ये पानी में क्या हो, डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए। अगेन रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। फिर से भाई जो मेरा चैप्टर था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, उसको याद करो। एसिड बेस इंडिकेटर का यूज करते हुए आपको क्या करना होगा, आपको पता लगाना होगा कि ये जो पानी आपने ऐड करा था जार के अंदर, अब ये कैसा है नेचर में, एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। ठीक है, ये आपको करना होगा। ठीक, ये आप देख सकते हो, यहाँ मेरी इमेज दी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपने जैसे ही सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पे डाला तो जो रेड लिटमस पेपर था इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो ब्लू वाला था ये रेड हो गया। तो ब्लू वाले के रेड होने का मतलब क्या है, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है। ठीक है ना। अगर नीला लिटमस पेपर मेरा लाल में बदलता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। ठीक है। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म, ऑन डिजॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म। क्या कह रहे हैं कि भाई जब सल्फर को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पानी में घोलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है। डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल्स डू। क्या सल्फर जो है वो भी मेटल्स की तरह पानी में बिहेव करता है। तो अगली जो एक्टिविटी है वो हमारी इसी चीज़ के ऊपर है। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, टेक सम सल्फर पाउडर इन ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर में आपको कुछ सल्फर पाउडर लेना है, इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है, फिर देखो क्या हुआ। ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर। आपने हो सकता है चीज़ नोटिस करी हो कि भाई जब आप पानी के अंदर सल्फर को डाल रहे हो तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। सब्सटेंस लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस बिहेव डिफरेंटली विद एयर एंड वाटर देन मेटल। जो मेरे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये मेटल की तुलना में बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। फॉस्फोरस को पानी के अंदर स्टोर करा जाता है क्योंकि जैसे ही ये एटमॉस्फेरिक एयर हवा के संपर्क में आता है ये आग पकड़ लेता है। दीज सब्सटेंसेज आर यूजुअली सॉफ्ट। ये जो सब्सटेंस हैं ये मेरे कैसे होते हैं, नरम होते हैं, और दिखने में मेरे कैसे होते हैं, बहुत ही डल होते हैं। दे आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। ना ही तो ये मेलिएबल हैं ना ही तो ये डक्टाइल हैं। एंड दे आर नॉट सोनरस। ना ही तो ये सोनरस हैं। दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत ही पुअर कंडक्टर हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि इनको अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो इनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। सम अदर नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन। हमारे कुछ और नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। दे मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विद मटीरियल सच एज प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर एंड पेपर। आप इनको प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर और पेपर मटेरियल से कंफ्यूज मत होना, मत करना। दीज मटेरियल्स आर नॉट क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल बिकॉज दे आर नॉट एलिमेंट्स। ये जो चीज़ें हैं ये मेरे मेटल और नॉन मेटल के तौर पे इनको क्लासीफाई नहीं करा जाता क्योंकि ये एलिमेंट्स मेरे हैं ही नहीं।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सब कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट्स। क्या कह रहे हैं कि हमारे जो मेटल और नॉन मेटल्स जो हैं ये मेरे एलिमेंट्स के क्या हैं, सब कैटेगरी हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट मेरे ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसको कि अब हम और नहीं तोड़ सकते, प्रेजेंट मतलब और साधारण रूप में नहीं तोड़ सकते। प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नोन। अभी इस समय 118 एलिमेंट्स जानकारी में है। दीज एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे ही मैटर के क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सम आर नेचुरली अकरिंग, कुछ मेरे नेचुरल हैं, वाइल अदर आर आर्टिफिशियली मेड इन लेबोरेटरी, जबकि कुछ को आर्टिफिशियली लैब के अंदर बनाया गया है। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, और ये नेचर प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करते। यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिमेंट्स इन हायर ग्रेड। आप ऊंचे ग्रेड्स में, ऊंचे क्लासेस में एलिमेंट्स के बारे में और सीखोगे। आर नॉन मेटल एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। क्या जो मेरे नॉन मेटल्स होते हैं ये मेरे रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरी हैं या नहीं। यू ऑफन ऑब्जर्व मैनी मेटल इन डे टू डे लाइफ बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी सच एज देयर लस्ट्रस नेचर हीट। आप मेटल्स को डे टू डे लाइफ में देखोगे क्योंकि उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के कारण, जो कि हैं मेरी लस्ट्रस, मतलब वो नेचर में चमकदार होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ हाई होती है। हाउएवर दिस should not give an impression in your mind that non-metal are not important in our life। लेकिन इससे आपके दिमाग में ये इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि जो नॉन मेटल्स हैं ये हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वी ब्रीथ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं, विच इज़ नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल है, और इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। क्या आप ऑक्सीजन के कोई और यूजेस के बारे में सोच सकते हो। दोस्तों पेड़ भी इसी से सांस लेते हैं, ठीक है ना, पेड़ जानवर सब इसी से सांस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आग भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी नहीं जलने वाली। कार्बन इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ बिकॉज इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। कार्बन हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मेरे हर लाइफ फॉर्म की बिल्डिंग ब्लॉक है, एकदम बेसिक है, मतलब हर लाइफ फॉर्म इसी की बनी हुई है। इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इन सब की कंपोनेंट है जो कि हमारे ग्रोथ और एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स। नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका और बाकी केमिकल्स को बनाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। इट इज़ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। पौधों के ग्रो करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल कॉमनली यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन। क्लोरीन मेरा एक नॉन मेटल है जिसको कि हम लोग आमतौर पर वाटर प्योरिफिकेशन में इसका यूज़ करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन अ नॉन मेटल इज अप्लाइड ऑन अ वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। आयोडीन के सॉल्यूशन को हम लोग चोट पे लगाते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है दोस्तों। चलिए, Science and society. Do you know that many metals and their alloys, mixture of two or more metals or a metal and a non-metal, are important for daily use as utensils and tools? क्या कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि मेटल और उनके जो अलॉयज़ होते हैं, अलॉयज़ किसको कहते हैं, अलॉयज़ जब आप एक से ज़्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स करके कुछ बना रहे हो तो उसको बोलते हैं अलॉय, ठीक है ना। तो जो मेरे अलॉयज़ होते हैं, जो मेरे मेटल्स होते हैं, ये मेरे क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे मेरे टूल्स, औजार बनते हैं। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके हर उद्योगों में इनका बहुत काम होता है। सम स्पेशल मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन एटॉमिक एनर्जी। कुछ खास मेटल्स का यूज़ एटॉमिक एनर्जी में भी किया जाता है, जैसे कि जिरक्रोनियम, ठीक है, एरोस्पेस, टाइटेनियम एक्सेट्रा। इंडिया के अंदर कई सारे मेटल्स, खासकर आयरन और एल्यूमिनियम, इनको रिसाइकल करा जाता है ताकि जो वेस्ट है उसको क्या करा जाए, कम से कम करा जाए और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था मेरा कंप्लीट चैप्टर। अब ये जो इन अ नट शेल में मेरी पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स को इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से
हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, आमतौर पे जो मेरे मेटल्स हैं वो चमकदार होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं चमकदार नहीं होते। मेटल्स जो होते हैं मेरे मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। मेटल्स मेरे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेरे पुअर कंडक्टर होते हैं इसके इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। मेटल्स जो हैं ये मेरे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और ये बेसिक होते हैं नेचर में। जो मेरे नॉन मेटल्स हैं ये मेरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये मेरे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। आमतौर पे नॉन मेटल्स जो हैं वो पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते। मेटल जो चीज़ें हैं ये मेरी डैमेज हो जाती हैं जब ये नम हवा के संपर्क में आते हैं, और इसके जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल्स जो हैं वैसे ये रस्टिंग होना चाहिए, यहाँ कोरोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रस्टिंग होना चाहिए। चलो, मेटल एंड नॉन मेटल्स हैव वाइड एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोजमर्रा के जीवन में मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों के ही क्या है, काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं। चलो दोस्तों, तो अब आ गई है बारी इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहला मेरा क्या है, विच मेटल इज कॉमनली यूज टू मेक फूड पैकेजिंग मटेरियल एज इट इज चीप एंड इट्स थिन शीट्स कैन बी फोल्डेड इजिली इनटू एनी शेप्स। क्या कह रहे हैं कि कौन से मेटल का इस्तेमाल हम लोग फूड पैकेजिंग मटेरियल को बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है, इसके पतले पतले शीट्स बन जाते हैं और इजीली फोल्ड हो जाते हैं। तो आंसर है दोस्तों आपका एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम कैन, ठीक है, ये सब चीज़ें इसकी बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैचेस फायर व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। इनमें से कौन सा मेटल है जो कि पानी के साथ में संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है? तो जवाब है हमारा सोडियम। क्या है जवाब, सोडियम। थर्ड मेरा क्या है, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना होगा कि ये जो मेरे स्टेटमेंट हैं ये मेरे ट्रू हैं या फिर ये मेरे फॉल्स हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। एल्यूमिनियम और कॉपर ये मेरे नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों ये यहीं पे गलत हो गया, ये मेरे मेटल के एग्जाम्पल हैं, तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स। मेटल फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन द सॉल्यूशन विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। क्या कह रहे हैं, मेटल्स जो होते हैं ये ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने पर, और इनका जो सॉल्यूशन है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नहीं दोस्तों, ये तो नॉन मेटल्स करते हैं। ठीक है ना, ये भी मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन मेरा एक नॉन मेटल है जो कि रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा क्या है, ये मेरा ट्रू है। ठीक है, कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर के बर्तनों का यूज होता है पानी को उबालने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। तो दोस्तों कॉपर के बर्तन का इस्तेमाल पानी को उबालने के लिए इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। यार इलेक्ट्रिसिटी से हमको क्या करना, हमें इलेक्ट्रिसिटी से मतलब नहीं। पानी को गर्म करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है नहीं ना, पानी तो चूल्हे के ऊपर भी रख के गर्म कर लोगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं। तो फिर ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि हम कॉपर के बर्तन में पानी इसलिए नहीं उबाले कि वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, बल्कि इसलिए उबाले क्योंकि वो गर्मी का अच्छा कंडक्टर है। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। वाई आर ओनली अ फ्यू मेटल सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए मेरे कुछ ही मेटल सुइटेबल क्यों होते हैं? क्योंकि देखो दोस्तों ज्वेलरी किन मेटल्स की बनाई जाएगी? सीधी सी बात है, उन मेटल्स की बनाई जाएगी जो कि खूब कैसे होंगे, चमकदार होंगे। ठीक है ना, मेलिएबल होंगे, इनसे आप पतली पतली शीट्स बना सकते हो। डक्टाइल होंगे, पतले पतले तार बना सकते हो ताकि उसकी बढ़िया डिज़ाइन बन सके। ठीक है, जो कि करोड नहीं करेंगे। ठीक, और जो कि एयर और वाटर के साथ में रिएक्ट ना करें। ठीक है ना, तो कुछ ही मेटल्स का यूज़ क्यों होता है, इन्हीं कारणों की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, ओनली अ फ्यू मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम एक्सेट्रा आर सुइटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज बिकॉज दे आर लस्ट्रस, डू नॉट करोड इजली, malleable, ductile and are non-reactive with air and water। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं 5 पर। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल गिवन इन कॉलम 1। कॉलम 1 में मेटल और नॉन मेटल के यूजेस दिए हुए हैं, इनको आपको मिलाना होगा किससे, कॉलम 2 में दिए हुए नामों से, जो कि मेरे जम्बल्ड यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनको सही कर लेते हैं। ठीक है ना,
तो देखो सबसे पहला मेरा क्या दिया हुआ है, OENXYGO, ये है ऑक्सीजन। फर्स्ट मेरा क्या है, ये मेरा ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। ठीक है ना दोस्तों, क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया मेरा। अगला मेरा ये क्या दिया है, NeCOHIRL, तो ये है आपका क्लोरीन, क्लोरीन CHLORINE, क्लोरीन। ठीक है। थर्ड मेरा क्या है, ये है मेरा कॉपर, ये क्या है कॉपर, COPPER, कॉपर। ठीक है ना, कॉपर। अगला डी मेरा क्या है, NTENGOINR, क्या है, प्लांट ग्रोस हेल्दी वाइल व्हेन फर्टिलाइजर कंटेनिंग इट, अच्छा नाइट्रोजन है, ये क्या है नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन। और लास्ट का ये मेरा गोल्ड, क्या है गोल्ड, GOLD, गोल्ड। ठीक है, तो चलो भाई मिलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किया जाता है, तो ये है दोस्तों मेरा कॉपर, ये मेरा कॉपर। ठीक है, ये क्या है मेरा कॉपर, बहुत ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल है, तो ये हो गया मेरा गोल्ड, क्या हो गया, गोल्ड हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, इसके बिना जीवित जंतु जीवित नहीं रह सकते, तो ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट्स को बढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, तो ये है मेरा नाइट्रोजन। ठीक, और वाटर प्योरिफिकेशन में इसका यूज होता है, तो ये मेरा क्लोरीन। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 मेरा क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड सल्फर, क्या होता है जब ऑक्सीजन मेरी मैग्नीशियम और सल्फर के साथ में रिएक्ट करती है। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट इनके रिएक्ट करने से साथ में रिएक्ट करने पर बन रहा है, इसमें मेन डिफरेंस क्या होते हैं। तो देखो भाई, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और सल्फर के साथ ऑक्सीजन के रिएक्ट करने पे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये मेरा नेचर में बेसिक होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ये मेरा एसिडिक होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस मेरा यही रहने वाला है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा क्या रहेगा, बेसिक रहने वाला है, और सल्फर डाइऑक्साइड मेरा क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। ठीक, तो ये है इनका डिफरेंस। चलो कंप्लीट दी फॉलोइंग फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट को हमको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है मेरा कि सबसे पहले खाली जगह एयर, हीट और ऐश, मतलब इनको मिलाने पे राख मिलती है, राख में पानी मिला दो तो कुछ मिलेगा। ऐड ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशन अलग अलग इसमें डालो तो चेंज इन ब्लू में क्या होगा और रेड में ये हो जाएगा। मतलब ये कि जो भी चीज़ है ये बेसिक होनी चाहिए। ठीक है ना, ये बेसिक होनी चाहिए, तो बेसिक चाहिए मेरे को। ठीक, तो बेसिक के लिए एक काम करो, इसमें आप ऐड कर लो, मैग्नीशियम ही ऐड कर लो, या फिर मैग्नीशियम को हीट करके जलाओगे राख बनेगा, उसको पानी में मिला के सोल्यूशन बना लेना। ठीक है, और फिर जब आप उसको डालोगे तो क्योंकि मैग्नीशियम मेरा कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा होता है बेसिक। ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे काम करो मैग्नीशियम ही डाल लो, यहाँ पे मैग्नीशियम ही कर लो, मैग्नीशियम। ठीक है, चाहो तो किसी और बेसिक चीज़ को उठा सकते हो यहाँ पे। तो मैग्नीशियम को एयर और हीट के साथ में जलाओगे राख मिलेगी, राख को पानी में मिलाओगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर रुको रुको रुको, लाल से नहीं नहीं नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड यही सही है, यही सही है, यही सही है। ठीक है ना, तो एशेस आएंगी, इसको पानी में मिला दोगे तो आपको इसका जो प्रेसिपिटेट है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर इसको अगर आप नीले और लाल दोनों लिटमस पेपर में अलग अलग करते हो तो लाल वाला लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जाएगा क्योंकि ये बेसिक नेचर में होता है, और इसमें नो चेंज आएगा, इसमें क्या आएगा, नो चेंज। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद मेरा क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, डिस्कस विच मटेरियल वुड बी योर चॉइस टू मेक अ पैन दैट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर एंड वाई। क्या कह रहे हैं कि आपको ये मटेरियल्स दिए हुए हैं, बताइए इनमें से आप किसका पैन बनाओगे। ठीक है, जो कि पानी को उबालने के लिए सबसे ज़्यादा सही हो।
और आप उसका ही पैन क्यों बना रहे हो। तो देखो भाई, कार्डबोर्ड, वुड, कोल, सल्फर और प्लास्टिक, इन सबको तो पहले ही हटा दो, क्योंकि ये सभी क्या है, मेटल मेरे नहीं है। ठीक है, ये सारे मेरे मेटल नहीं है। ठीक है, और मेटल मेरा हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, तो इन सबको तो हटा दो। बचा मेरा आयरन और कॉपर। तो अब इन्हीं दोनों का ही हम पैन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही मेरे मेटल हैं, और मेटल जो होता है मेरे हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 आयरन नेल्स, आपको 3 लोहे की कील दी गई हैं, ईच डिप्ड इन ऑयल, हर एक तेल में, पानी में और विनेगर में डुबाई गई है। विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट, वाई, इनमें से कौन सी आयरन नेल रस्ट नहीं करेगी। तो देखो, जिसको आपने ऑयल में डुबा रखा है वो बिल्कुल भी रस्ट नहीं करने वाली। क्यों, क्योंकि ऑयल में होने की वजह से एयर के कांटेक्ट में वो बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। ठीक है, ना ही उसको मॉइस्चर मिल पा रहा है, एयर और मॉइस्चर दोनों ही नहीं मिल पा रहा, तो सीधी सी बात है ये मेरी रस्ट करने वाली है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर यही होने वाला है। 10th मेरा क्या है, 10th मेरा हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स डिटरमाइन देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ। क्या कह रहे हैं कि मेरे मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ये इनके रोजमर्रा के जीवन में यूज को कैसे डिटरमाइन करती हैं, मतलब कैसे निर्धारित करती हैं। तो देखो भाई, मेटल्स मेरे कैसे होते हैं, मेटल्स मेरे मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इनके तार बनते हैं, औजार बनते हैं, बर्तन बनते हैं। नॉन मेटल कैसे होते हैं, अच्छे पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक, जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनसे क्या बनाते हैं हम लोग, चप्पल अप्पल बनाते हैं, हैंडल बनाते हैं, किसी कह सकते हो स्क्रू ड्राइवर और प्लायर्स, इन सब का। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में इनका यूज़ होता है। ठीक है, मतलब ये है कि इनकी जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये मतलब इन्हीं की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि इनका हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 क्या कह रहा है, वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड इज टू पुट अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर इट। एक जो तरीका है लोहे को जंग लगने से बचाने का वो ये है कि इसके ऊपर आप क्या लगा दो, आप जिंक की कोटिंग कर दो। ठीक है, सिंस सल्फर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर कैन इट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, जस्टिफाई योर आंसर। क्या इसका इस्तेमाल हम लोग इस पर्पस के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जिंक को क्यों लगाया जाता है, जिंक को आयरन के ऊपर इसलिए लगाते हैं ताकि वो जिंक ऑक्साइड बना दे। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड की मदद से क्या हो जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है मेटल हमारे आयरन के ऊपर, जिसको कि हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। बट सल्फर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आप सल्फर को लगाते हो आयरन के ऊपर तो वो कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनाने वाला। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग सल्फर को नहीं लगा सकते। ठीक, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एन आयरन स्मिथ हीट आयरन बिफोर मेकिंग टूल, वाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। जो आयरन स्मिथ यानी कि जो लोहार होता है वो आयरन को गर्म करता है उससे टूल बनाने से पहले। तो गर्म करना जरूरी क्यों है, देखो किसी भी मेटल को अगर आप गर्म करते हो तो वो मेरे सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से आप इजीली उसको हथौड़े से या किसी और चीज़ से पीट कर उसका शेप अपने मन चाहे शेप में बदल सकते हो। ठीक, बिना गर्म किए जो लोहा है बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता, बहुत मुश्किल लगेगी उसको अपने मन चाहे शेप में बदलने के लिए। तो जो आयरन स्मिथ है वो क्यों हीट कर रहे हैं, इसीलिए हीट कर रहे हैं ताकि ये क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा। ठीक है, और ज़्यादा मेलेबल हो जाए, जिससे कि आप आसानी से इसको किसी अपने मन चाहे शेप में बदल सको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।